हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का डेली करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली अभी हमारा जो आज का दिन है 3 नवंबर को यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई। बेसिकली यहाँ बताया गया कि बायोस्फीयर रिजर्व है उसका बेसिक पर्पज़ क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली यहाँ पे एक इंटरकनेक्शन इस्टेब्लिश करता है हमारी जो प्रेजेंट की मॉडर्न लाइफ है और हमारी जो फॉरेस्ट की लाइफ है, जो हमारा नेचर है, उसके साथ में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच के थ्रू में एक वेकअप कॉल के रूप में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लोगों को जो प्रेजेंट समय में जो नेचर है, नेचर के साथ में उनका इंटरकनेक्शन है वो बना रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए, रिसेंटली जो हमारा इन्वायरमेंट डे जब सेलिब्रेट किया गया तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा जो लाइफ कॉन्सेप्ट है, लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। तो उस वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर है कि हमको जो हमारा नेचर है, नेचर के साथ में जो इंटरकनेक्शन है वो बनाए रखना है, उसके साथ में यहाँ पे कनेक्टिविटी बना के रखनी है। इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। और 2022 में इस साल का जो 3 नवंबर है इसको इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ये पहला इंटरनेशनल डे है, मींस द 2022 से इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व है उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे एक प्रोग्राम आता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 1971 के समय में बनाया गया था। ये एक बैकबोन के रूप में काम करता है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में, इकोसिस्टम के रीस्टोरेशन में एंड लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर के रूप में काफ़ी ज़्यादा ये इंटरकनेक्टेडनेस के रूप में या उसके बैकबोन के रूप में यहाँ पे काम करता है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड वर्ल्ड के अंदर में 738 के आसपास जो साइट्स हैं, 738 के आसपास साइट्स हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो टोटल 12 ऐसी साइट है जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर यहाँ पे काउंट की जाती हैं। तो स्टूडेंट, जो 12 साइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड है, यूनेस्को के द्वारा वहाँ डेजिग्नेट किया जाता है ऐसा नेचर और कल्चर का लैंडस्केप जिसका जो एक्सटेंडिंग एरिया है, जो अगर हम टेरेस्ट्रियल है या कोस्टल है या मेरीन इकोसिस्टम है, उसके साथ में उसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलता है। इसका जो कोर एरिया है उसके अंदर मिनिमम यहाँ डिस्टरबेंस है वो आपको देखने को मिलेगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में। वहाँ पे जो नेचर है उसका कंजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बायो जोग्राफिकल यूनिट है वो आपको देखने को मिलेगी कोर एरिया के अंदर। वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिनिमम हो, इंटरफेरेंस वहाँ पे मिनिमम हो, लोकल कम्युनिटीज़ का वहाँ इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन में या उसके कंजर्वेशन में। लोकल जो कम्युनिटीज़ होती हैं या ऐसे जो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट के एरियाज़ के अंदर रहते हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ या ऐसी कोई ट्राइब्स होती हैं जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाई जाती हैं, तो उनका यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो नेचर के साथ में उनकी हार्मनी है वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसी बहुत सारी ट्राइब है इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। आप देखिए, जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहती हैं वो यहाँ पे टाइगर के साथ भी उनकी दोस्ती है, एलिफेंट के साथ भी उनकी दोस्ती आपको देखने को मिलेगी। तो ट्रेडिशनल जो प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, हारमोनियस वे में यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के रूप में बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का जो बेसिक यहाँ पे पर्पज़ की अगर हम बात करें, बेसिक पर्पज़ यहाँ पे यही था कि जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रिलेशनशिप है लोगों का
इन्वायरमेंट के साथ में इस रिलेशनशिप को साइंटिफिक बेसिस पे इसको इम्प्रूव करना है। इसी वजह से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1971 के समय में यूनेस्को के द्वारा। अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें भारत के अंदर जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा, वो हमारी जो ब्लू माउंटेन्स का एरिया है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उस बायोस्फीयर रिजर्व को पहली बार यहाँ यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट किया गया बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट्स, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को मिलाते हुए भारत के अंदर टोटल 18 ऐसी साइट हैं, 18 ऐसी साइट्स हैं जो यहाँ आपको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स, ऐसी ही कुछ साइट्स आपको यहाँ जो हमारा हिमालयन इकोसिस्टम है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ नेशनल पार्क के साथ माना जाता है, और कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे हमको इकोसिस्टम का जो कंजर्वेशन है हाईएस्ट लेवल पे वो देखने को मिलेगा। और इंडिया के ये यहाँ पे अगर हम बात करें जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लॉन्च किया गया है, उसी के द्वारा अभी रिसेंटली जो माउंटेनियस एरिया हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं उनके लिए एक सक्सेसफुली प्लेस है इंडिया के जो ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो हिमालयन इकोसिस्टम में लोकेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें यूनेस्को की, यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट भी निकाली जाती है, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यूनेस्को बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, कल्चर का कंजर्वेशन, एजुकेशन का यहाँ पे स्प्रेड करना साइंटिफिक वे में, ये यहाँ पे यूनेस्को का जो मेन वर्क है वो आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, यूनेस्को के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो पेरिस फ्रांस के अंदर लोकेटेड है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है। जब यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसी के साथ में यूनेस्को का भी यहाँ इस्टेब्लिशमेंट होता है 1945 के समय में। उस समय में यहाँ पे जो लीग ऑफ नेशन के रूप का सक्सेसर के रूप में यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ, तो वहीं से ही जो इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करना है, पीस को प्रमोट करना है, सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, ये यहाँ पे की पैरामीटर है, की ऑब्जेक्टिव हैं यूनेस्को के। जिसके अंदर अगर हम की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एजुकेशन है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है जिसमें ह्यूमन साइंस है, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें टोटल मेंबर्स की तो 193 टोटल मेंबर हैं जो यूनेस्को से एसोसिएटेड हैं, जिसमें 12 इसके एसोसिएटेड मेंबर हैं एज वेल एज इसके कुछ पार्टनर भी हैं, जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो NGO होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जो यूनेस्को के साथ मिलके कुछ काम करते हैं। जैसे आप देखिए बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल एंड जो मलिंदा गेट्स फाउंडेशन है वो आपको देखने को मिलती है कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है इंडिया के अंदर भी। तो यूनेस्को का जो बेसिक वर्क है उसके अंदर में कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे वर्क करती हैं। यूनेस्को यहाँ पे इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको जनरल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, वहाँ पे बजट होता है, उस तरीके के वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से यूनेस्को को इम्प्रूव करना है, कैसे यूनेस्को को जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में एक मेंबर के रूप में यहाँ पे भागीदारी निभानी है, तो उन सब की वहाँ पे बात की जाती है। तो यूनेस्को के ये सभी प्रोग्राम्स को यहाँ पे रखा जाता है। यूनेस्को के प्रोग्राम जो ओवरऑल डेवलपमेंट में ओवरऑल यहाँ पे किसी भी ह्यूमन बीइंग के या कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जिसके अंदर जो SDG हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो सभी कंट्रीज़ को अचीव करने हैं 2030 तक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो उनको यहाँ पे बेसिकली जो SDG गोल्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ाने में यूनेस्को का काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। यूनेस्को उस दिशा में वर्क कर रहा है। तो हमको याद होना चाहिए UN की एक स्पेशल बॉडी है, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, और एजुकेशन, ह्यूमन साइंस, नेचुरल साइंस, इन सभी एरियाज़ के अंदर में कल्चर के कंजर्वेशन में काम करने वाला एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
रिसेंटली स्टूडेंट्स यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट है वो पब्लिश कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। तो यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसी रिपोर्ट को पहले किसी दूसरे नाम से निकाला जाता था। 2002 के अंदर इस रिपोर्ट को निकाला जाता था पहले दूसरे नाम से। बाद में 2016 से इस रिपोर्ट का रीनेम कर दिया गया, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के नाम से इसको निकाले जाने लगा, क्योंकि हमको एजुकेशन सेक्टर में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल एजुकेशन है, जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। इस वजह से इस रिपोर्ट को 2016 से एनुअली बेसिस पे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के रूप में निकाला जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है। अभी ये रिपोर्ट निकाली गई है। इस रिपोर्ट के अंदर जो एजुकेशन के अंदर एक्सपेंड हुआ है, स्पेशल इंडिया के अंदर, वहाँ की यहाँ बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट 8 ईयर के अंदर, पिछले 8 साल के अंदर में अगर हम 10 स्टूडेंट का अगर हम सैंपल लेते हैं तो 10 में से एवरेज 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको प्राइवेट सेक्टर की जो स्कूल हैं उसके अंदर पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इंडिया और जो सदर्न एशिया के जो नेशंस हैं इनके अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई है, और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर में लोगों का जो एनरोलमेंट है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। हर ईयर अलग किसी ना किसी थीम के ऊपर इनकी रिपोर्ट बेस होती है, ये हमको यहाँ देखने को मिलता है। पहले इस रिपोर्ट को 2002 में और किसी नाम से निकाला जाता था, बट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए 2016 से इस रिपोर्ट का नाम चेंज किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये भी पता लगता है कि जो SDG गोल हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके अचीवमेंट है जो एजुकेशन सेक्टर में, उनको भी ये रिपोर्ट ट्रैक करती है कि कौन ऐसा कंट्री है जो एजुकेशन सेक्टर में अच्छा कर रहा है, जो परफॉर्मेंस है उसकी अच्छी है, टीचिंग ऐसे तो नहीं है कहीं रोट लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट हो, एनालिटिकल टीचिंग स्किल हैं या नहीं है टीचर्स के अंदर में। तो इस तरीके से यूनेस्को की इस रिपोर्ट के द्वारा उनको मॉनिटर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट थी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो किसके द्वारा निकाली जाती है? यूनेस्को के द्वारा, जिसमें प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की गई है कि कैसे प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट के बारे में हमने देखा, हमने यूनेस्को के बारे में देखा जो फ्रांस पेरिस के अंदर लोकेटेड है, जो फ्रांस का पेरिस नाम का शहर है वहाँ लोकेटेड है। हमने यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में देखा, जिसमें इंडिया के अंदर 18 जो यहाँ पे रिजर्व हैं उनको इसके अंदर रखा गया है, जिसमें हमने नंदा देवी के बारे में देखा, हमने यहाँ पे कंचनजंगा के बारे में देखा और नीलगिरी के बारे में देखा जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। हमने यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखा और इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हुए वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी जाना। तो स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर में इन टॉपिक्स के बारे में हमने देखा है। आप इनको रेगुलरली वे में रिवाइज कीजिए, इनको रिवीजन के साथ साथ इनको आप नोट डाउन भी कीजिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। तो इसी तरीके से रेगुलरली हम आपसे मिलते रहेंगे, जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स न्यूज़ में रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।